हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म को डिस्कस किया है। अब हमने ओवरऑल जो कंप्लीट मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का उसे डिस्कस करना है। जो कंप्लीट मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का उसको बताया था एल्बर्ट ज़ेंट गेओंगी ने। ठीक है, अब ये वन बाय वन आप डिस्कस करेंगे। आप जो है ये डायग्राम्स बनाएं और इसको साथ एक्सप्लेन कर दे, देन आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रेस्टिंग मसल में हम कहते हैं कि इसमें जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड किस तरह से है इसको भी हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये जो ब्लैक कलर से शो किया है ये जेड लाइन है और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर से लाइन नज़र आ रही है डैट इज़ दिस सार्कोलीमा। सार्कोलीमा हम किसको कहते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज़ नोन एज दिस सार्कोलीमा। अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है रेड कलर से ये एक्टिन है और ये नीचे मायोसिन है। एक्टिन में जो ब्लू कलर से डॉट नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्टिव साइट है एक्टिन की जो ब्लॉक हुई हुई होती है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन से। और यहाँ पे अब एक और चीज़ है जो इस तरह से नज़र आ रही है डैट इज़ द टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सार्कोलीमा पे पॉजिटिव साइन आपको सार्कोलीमा के आउटसाइड पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है और इनसाइड नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है। बेसिकली इसको पोलराइज्ड इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑन आउटर साइड एंड नेगेटिव ऑन इनसाइड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पोलराइज्ड। तो जब जो मसल है वो रेस्ट की हालत में होगा तो उस टाइम इसकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यही बताया हुआ है। उसके बाद सेकंड स्टेप में अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले में पोलराइज थी, यहाँ पे डीपोलराइज्ड हो जाएगी। अब डीपोलराइज किस तरह से होगी ये दोबारा से आप वही डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अब एंड एक्सॉन एंड बल्ब को जो है वो ले आना है। जिस तरह पहले हमने बात की थी कि एक्सॉन एंड बल्ब आता है, स्टिमुलस मिलता है और जो है वो रिलीज़ होती है कैल्शियम आयन, जिस तरह हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में डिस्कस किया था, जो बेसिकली हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्कस किया था। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये इट्स अ साइनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल फाइबर, यानी कि एक इट्स अ साइनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इज़ नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे जो है ये जो एक्सॉन एंड बल्ब है यहाँ से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होगा वो क्या है? वो एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन इज़ द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन भी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म है। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज़ होगा और यहाँ पे जो सार्कोलीमा की जो ब्लू कलर से आपको डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, सार्कोलीमा पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, वो एसिटाइल कोलिन इसके साथ आकर जो है वो बाइंड करेगा। ठीक है, जो हमारे पास सार्कोलीमा पे कुछ रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन वहाँ से रिलीज़ हुआ एक्सॉन एंड बल्ब से और सार्कोलीमा के साथ आकर उसने बाइंड कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही वो इस पे बाइंड करता है तो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। डीपोलराइज कैसे हो गई कि अब जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड आ गया है और जो नेगेटिव साइन है वो आउटसाइड आ गया है। ठीक है, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसे हम कहते हैं कि वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगा। अब एक्शन पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होगा कि जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो जो टी ट्यूब्यूल की हमने बात की थी वो इनसाइड द सेल जो है वो मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ टी ट्यूब्यूल मूव इनसाइड द सेल। अब आगे थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होगा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट्स मोर परमिएबल फॉर कैल्शियम आयन। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो हम कहते हैं कि बेसिकली सार्कोप्लाज्म जो है ये परमिएबल होता है कैल्शियम आयंस के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कैल्शियम है वो रिलीज़ होंगे साइटोप्लाज्म में। देन पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन उसके बाद हमने कहना है कि कैल्शियम रिलीज़ फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म, यानी कि अब कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में।
पहले कैल्शियम रिलीज़ हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देन कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या होगा कि ट्रोपोनिन बाइंड्स विद कैल्शियम आइंस, फिर वही जो पहले मैकेनिज्म में था कि जो कैल्शियम आइंस हैं जब वो रिलीज़ होंगे देन उसके बाद उन्होंने बाइंड कर जाना है ट्रोपोनिन के साथ। जब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर जाएंगे तो जो एक्टिन की एक्टिव साइट है वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो कैल्शियम आइंस हैं, ठीक है, वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच हो जाएंगे बिकॉज ट्रोपोनिन इज़ मोस्ट परमिएबल फॉर द कैल्शियम, ठीक है। तो ट्रोपोनिन क्या करेंगे, एक्टिन की एक्टिव साइड से निकल के जो है वो यहाँ पे देखें, एक्टिन की एक्टिव साइड से निकल के ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो एक्टिन की एक्टिव साइट है वो खाली रहेगी। देन उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से हम कहते हैं कि एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगा। देन उसके बाद जो मायोसिन का हेड है वो क्या करेगा, एक्टिंग एज अ एटीपेज एंड एमजी आइन इज़ आल्सो प्रेजेंट। एमजी मैग्नीशियम आइन की हम बात करते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ कि जो एक्टिन है उसका जो एक्टिव साइट है वो फ्री हो गया है। अब जो मायोसिन का हेड है वो क्या करेगा, उस एक्टिव साइट के साथ मिलके एक ब्रिज बना देगा। तो जब एटीपी की हाइड्रोलाइजेशन हुई है, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ है, तो उसकी जो एनर्जी की एक फॉर्म है, हम कहते हैं कि वो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया है, ठीक है। एटीपी जो है एटीपी की फॉर्म में और एक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज़ हुई है, ठीक है, और साथ एनर्जी भी रिलीज़ हुई है, और ये जो एनर्जी है वो क्रॉस ब्रिज की फॉर्म में हम कह रहे हैं, यानी कि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो मायोसिन हेड है वो एटीपेज के तौर पे काम करता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे भी पावर स्ट्रोक की बात करनी है कि पावर स्ट्रोक होता है, और पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जो इसका एक्टिन है वो इनवर्ड पुल हो जाता है। एक्टिन जो इनसाइड या इनवर्ड जो है वो पुल होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे था पहले, तो ये इस तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो जेड लाइन है वो भी इनवर्ड जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। फिर एक दफ़ा पावर स्ट्रोक होगा तो एक दफ़ा पहले हम कहते हैं कि हेड की पोजीशन ये थी, तो बाद में हेड की पोजीशन ये हो जाती है पावर स्ट्रोक में। देन उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे पास एटीपी है तो ब्रिज बना है, पावर स्ट्रोक हुआ है। देन उसके बाद क्या होता है कि अगर एटीपी नहीं होती तो फिर जो मायोसिन है वो वहाँ से फ्री हो जाता है, डिटैच हो जाता है एक्टिन की एक्टिव साइड से, और रिकवरी स्ट्रोक हो जाता है। तो ये एक पूरा ओवरऑल मैकेनिज़्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि व्हाट इज़ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसका फंक्शन क्या है। तो हम देखते हैं कि इन स्केलेटल मसल सेकंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम इज़ प्रेजेंट, इट इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और डेफिनेशन भी है जो आपकी बुक पे भी दी हुई है। तो बेसिकली इस स्केलेटल मसल में हम देखते हैं एक और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन मौजूद है, एक और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है टी ट्यूब्यूल्स और एक को कहा जाता है टर्मिनल सिस्टर्ना। अब जो टी ट्यूब्यूल है इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं टर्मिनल सिस्टर्ना क्या है। ये एक होलो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जेड डिस्क की दोनों साइड पे मौजूद होता है, ठीक है, और एक जेड डिस्क को दूसरी के साथ, एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क तक एक्सटेंड हुआ होता है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अब टी ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैट पेनिट्रेट इनटू सेंटर ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल सेल, यानी कि ये बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। और वो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे पेनिट्रेट हुई हुई है, स्केलेटल के सेंटर से कार्डियक मसल सेल तक जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है टी ट्यूब्यूल। ये काम क्या करती है कि इट अलाउ हार्ट मसल सेल्स टू कंट्रोल मोर फोर्सफुली बाय रिलीजिंग कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू आउट दी सेल। ये जो SR है इट्स मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है कि ये क्या करती है, जो टी ट्यूब्यूल्स है ये अलाउ करती है हार्ट मसल सेल्स को टू कंट्रैक्ट मोर फोर्सफुली, यानी कि जो हमारे हार्ट के जो मसल सेल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में ये मदद करती है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थ्रू आउट दी सेल, यानी कि जब जैसे मसल सेल जो हार्ट के मसल सेल हैं वो मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज़ होते हैं, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो बेसिकली आप इसका फंक्शन इस तरह से याद कर लें कि इट अलाउ मसल सेल्स, heart muscle cells to contract more forcefully by releasing calcium ions from sarcoplasmic reticulum throughout this cell.
अब आगे हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या है, तो ये कि ये कैल्शियम आयन की स्टोरेज करती है, कैल्शियम आयन को ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी कंप्लीशन करती है, इसकी वजह से मसल का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कैल्शियम आयन्स हैं वो मुख्तलिफ जो प्रोटीन है उसके साथ अटैच होती है और एक ख़ास प्रोटीन के साथ भी अटैच होती है जिसे कहा जाता है कैल्सिक्विस्ट्रेन। तो इसके बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें हमने कैल्शियम को भी डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा हमने उसके मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये वाला टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया है।